कक्षा 11 हिंदी। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को पार्ट 6 स्पीति में बारिश के बारे में बताने जा रहा हूं। पहले देखते हैं जिन्होंने ये लिखा है उनका जीवन परिचय। तो परिचय में देते हैं, यह है जीवन परिचय। तो जिनका है वो है सुप्रसिद्ध साहित्यकार कृष्णनाथ। इन्होंने जो लिखा है, इनका जन्म 1934 ईस्वी में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में से जो है अर्थशास्त्र में एमए करने के बाद उनका झुकाव समाजवादी आंदोलन और बौद्ध दर्शन की ओर हो गया। वे समाजवादी आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहे तथा लोहिया एवं जयप्रकाश नारायण के साथ काफी समय बिताया। बौद्ध दर्शन में उनकी गहरी पैठ है। वे अर्थशास्त्र के विद्वान हैं और काशी विद्यापीठ में इसी विषय के प्रोफेसर भी रहे। अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं पर उनका अधिकार है और दोनों की पत्रकारिता से भी उनका जुड़ाव रहा। हिंदी की साहित्यिक पत्रिका कल्पना के संपादक मंडल में वे कई साल रहे और अंग्रेजी के मैनकाइंड का कुछ वर्षों का संपादन भी किया। राजनीति, पत्रकारिता और अध्यापन की प्रक्रिया से गुजरते गुजरते वे बौद्ध दर्शन की ओर मुड़े। भारतीय और तिब्बती आचार्यों के साथ बैठकर उन्होंने नागार्जुन के दर्शन और वज्र यानी परंपरा का अध्ययन शुरू किया। भारतीय चिंतक जे कृष्णमूर्ति ने जब बौद्ध विद्वानों के साथ चिंतन मनन शुरू किया तो कृष्णनाथ भी उसमें शामिल थे। बौद्ध दर्शन पर कृष्णनाथ जी ने काफी कुछ लिखा है। कृष्णनाथ जी को लोहिया सम्मान से सम्मानित किया गया। रचनाएं। कृष्णनाथ जी की मुख्यतः यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। नंबर दिया हुआ है। लद्दाख में राग विराग, किन्नर धर्मलोक, स्पीति में बारिश, पृथ्वी परिक्रमा, हिमालय यात्रा, अरुणाचल यात्रा, बौद्ध निबंधावली। इसके अतिरिक्त इन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में कई पुस्तकों का संपादन भी किया। साहित्यिक विशेषताएं देखते हैं इनकी। कृष्णनाथ जी सृजन आकांक्षा की पूर्ति हेतु यायावर हो गए। एक यायावरी तो उन्होंने वैचारिक धरातल पर की थी, दूसरी सांसारिक अर्थ में। कृष्णनाथ ने हिमालय की यात्रा के दौरान उन स्थानों को खोजा जिनका संबंध बौद्ध दर्शन और भारतीय मिथकों से है। यही उनकी यात्रा वृत्तांत की अनूठी विधा चमक कर सामने आई। वे केवल पर्यटक की तरह यात्रा नहीं करते बल्कि तत्ववेत्ता की तरह वहां का अध्ययन करते चलते हैं। वे उस स्थान से जुड़ी समस्त स्थितियों को उघाड़ कर सामने लाते हैं। उनके यात्रा वृत्तांतों में नवीनता है। उनके यात्रा वृत्तांत स्थान विशेष से जुड़कर होकर भी भाषा, इतिहास, पुराण का संसार समेटे हुए हैं। लेखक बताता है कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील स्पीति है। ऊंचे दर्रे व कठिन रास्तों के कारण इतिहास में इसका नाम कम ही रहा है। आजकल संसार के आधुनिक संसाधनों में वायरलेस के जरिए ही केवल व कजा के बीच संबंध रहता है। केलंग व कजा के बीच संबंध रहता है। केलंग के बादशाह को हमेशा अवज्ञा व बगावत का डर रहता है। यह प्रायः स्वायत्त रहा है, चाहे कोई भी राजा रहा हो। इसका कारण यहाँ का भूगोल है। भूगोल ही इसकी रक्षा तथा संहार करता है। पहले राजा का हरकारा आता था तो उसके आने तक अल्प वसंत बीत जाता था। जोरावर सिंह हमले के समय स्पीति के लोग घर छोड़कर भाग गए थे। उसने यहाँ के घरों को विहरों को लूटा। स्पीति में जनसंख्या लाहौल से भी कम है। 1901 में यहाँ 3231 लोग थे। अब यहाँ 34,000 लोग हैं। लाहौल स्पीति का क्षेत्रफल 12,210 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ जनसंख्या प्रति वर्ग मील बहुत कम है। भारत को यहाँ का प्रशासन ब्रिटिश राज से मिला। अंग्रेजों ने 1846 ईस्वी में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के यहाँ का प्रशासन लिया था ताकि वे पश्चिमी तिब्बत के ऊन वाले क्षेत्र में जा सके। लद्दाख मंडल के समय यहाँ का शासन स्थानीय राजा नोनो द्वारा चलाया जाता था। अंग्रेजी काल में कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर के समर्थन ने
से नैनो काम करता था। स्थानीय लोग इसे अपना राजा मानते थे। 1873 ईस्वी में स्पीति रेगुलेशन में लाहौल व स्पीति को विशेष दर्जा दिया गया। यहाँ पर अन्य कानून लागू नहीं होते थे। यहाँ के नैनो को मालगुजारी इकट्ठा करने तथा छोटे छोटे फौजदारी के मुकदमों का फैसला करने का अधिकार दिया गया। उससे ऊपर के मामले व कमिश्नर के पास भेजा जाता था। 1960 में इस क्षेत्र को पंजाब राज्य में तथा 1966 में हिमाचल प्रदेश बनने के बाद राज्य के उत्तरी छोर का जिला बनाया गया। स्पीति 31.42 और 32.59 अक्षांश उत्तर और 77.26 और 78.42 पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। यहाँ चारों तरफ पहाड़ है। इसकी मुख्य घाटी स्पीति नदी की घाटी है। स्पीति नदी तिब्बत की तरफ से आती है तथा किन्नौर जिले से बहती हुई सतलज में मिलती है। लेखक पारा नदी पिन की घाटी के बारे में भी मान भाई से सुना है। यह क्षेत्र अत्यंत बीहड़ और वीराना है। यहाँ लोग रहते कैसे हैं, स्पीति के बारे में बताने पर यह सवाल लोग लेखक से पूछते हैं। ये क्षेत्र 8-9 महीने शेष दुनिया से कटे हुए हैं। वे एक फसल उगाते हैं तथा लकड़ी व रोजगार भी नहीं है। फिर भी वे यहाँ रह रहे हैं क्योंकि वे यहाँ रहते आए हैं। यह तर्क से परे की चीज है। स्पीति के पहाड़ लाहौल से अधिक ऊंचे हैं, भव्य व नंगे हैं। इनके सिरों पर स्पीति के नर नारियों का अंतनाद जमा हुआ है। यहाँ हिम का अंतनाद ठिठुरन और व्यथा है। स्पीति मध्य हिमालय की घाटी है। यह हिमालय का तलुआ है। लाहौल समुद्र की तरह से यानी उसकी तह से जो है 10,535 फीट ऊंचा है, तो स्पीति 12,986 फीट ऊंचा है। स्पीति घाटी को घेरने वाली पर्वत श्रेणियों की ऊंचाई 16,221 से 16,500 फीट है। दो चोटियां 21,000 फीट से भी ऊंची है। इन्हें बारलाचा श्रेणियां कहते हैं। दक्षिण की पर्वत श्रेणियों को माने श्रेणियां कहते हैं। शायद बौद्धों के माने मंत्रों के नाम पर इनका नामकरण किया गया हो। बौद्ध का बीज मंत्र ओम मणि पद्मे हूं है। इसे संक्षेप में माने कहते हैं। स्पीति के बाद बाह्य हिमालय दिखता है। इसकी एक चोटी 23,064 फीट ऊंची बताई जाती है। लेखक चोटियों से होड़ लगाने के पक्ष में नहीं है। इन ऊंचाइयों से होड़ लगाना मृत्यु है। कभी कभी उनका मान मर्यादा करना मर्द और औरत की शान है। लेखक चाहता है कि देश दुनिया के मैदानों व पहाड़ों से युवक युवतियां आकर अपने अहंकार को गला कर चोटियों के अहंकार को चूर करें। माने कि चोटियां बूढ़े मालाओं के जाप से उदास हो गई हैं। युवक युवतियां यहाँ आकर किलोल करें तो यहाँ आनंद प्रसार हो। स्पीति में 2 ऋतुएं होती हैं, जून से सितंबर तक अल्पकालिक वसंत ऋतु तथा शेष वर्ष शीत ऋतु होती है। बसंत के जुलाई में औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड तथा शीत में जनवरी में औसत तापमान 8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बसंत में दिन गर्म तथा रात ठंडी होती है। शीत ऋतु में ठंड की कल्पना की ही नहीं जा सकती। यहाँ वसंत का समय लाहौल से कम होता है। यह ऋतु में यहाँ फूल हरियाली आदि नहीं आते हैं। दिसंबर से मई तक बर्फ रहती है। नदी नाले जम जाते हैं। तेज हवाएं मुंह, हाथ व अन्य खुले अंग पर सूल की तरह चुभती है। यहाँ मानसून की पहुंच नहीं है। यहाँ बरखा बहार नहीं है। कालिदास को अपने ऋतु संहार ग्रंथ में से वर्षा ऋतु का वर्णन हटाना होगा। उसका वर्षा वर्णन लाहौल स्पीति के लोगों की समझ से परे है। वे नहीं जानते कि बरसात में नदियां बहती हैं, बादल बरसते हैं और मस्त हाथी चिंगारते हैं। जंगलों में हरियाली छा जाती है और वियोगिनी स्त्रियां तड़पती हैं। यहाँ के लोगों ने कभी पर्याप्त वर्षा नहीं देखी। धरती सूखी, ठंडी व बंध्या रहती है। स्पीति में एक ही फसल होती है जिसमें जौ, गेहूं, मटर व सरसों प्रमुख है। सिंचाई के साधन पहाड़ों से बहने वाले झरने हैं। स्पीति नदी का पानी
काम में नहीं आता। स्पीति की भूमि पर खेती की जा सकती है बशर्ते वहां पानी पहुंचाया जाए। यहाँ फल पेड़ आदि नहीं होते हैं। भौगोलिक विशेषता के कारण स्पीति नंगी व वीरान है। वर्षा यहाँ एक घटना है। लेखक एक घटना का वर्णन करता है। वह कजा के डाक बंगले में सो रहा था। आधी रात के समय उन्हें लगा कि कोई खिड़की खड़का रहा है। उसने खिड़की खोली तो हवा का तेज झोंका मुंह व हाथ को छूने सा लगा। उसने पल्ला बंद किया तथा आड़ में देखा कि बारिश हो रही है। बर्फ की बारिश हो रही थी। सुबह उठने पर पता चला कि लोग उनकी यात्रा को शुभ बता रहे थे। यहाँ बहुत दिनों बाद बारिश हुई। यहाँ कुछ अर्थ देख लेते हैं बच्चों। शब्दों के अर्थ है। अलंघ्य मीन्स जिसे लांघा या पार न किया जा सके। स्वायत्त मतलब स्वतंत्र है। अतर्क्य ये क्या? अतर्क्य क्या है? तर्क न करने योग्य है। आर्तनाद दर्द भरी ऊंची आवाज, स्वर में दुख का ज्ञापन या सहायता की पुकार है। पीर पांचाल एक पर्वत श्रृंखला। महात्म्य महिमा गौरव, कुवत बल शक्ति। षड ऋतुएं 6 ऋतुएं। बसंत ग्रीष्म वर्षा शरद शिशिर हेमंत। तुषार हिमयपर। दुंगछेन एक तरह का वाद्य यंत्र। महाशंख जिसे फूंक कर मारकर बजाया जाता है। आकस्मिक अचानक। अवज्ञा आज्ञा न माना। बगावत विद्रोह। सिरजी रची। संहार मीन्स नाश। हरकारा दूत या संदेश वाहक। हदस मीन्स डर। चामा मीन्स एक पेड़ का नाम। बिहार मतलब घूमना है। वायरलेस सेट संदेश भेजने के लिए बिना तार का यंत्र। अप्रतिकार विरोध न करना। पद्धति विधि तरीका जरिया माध्यम दूरगामी दूर तक ले जाने वाला। हित भला शरीक शामिल। नौनो स्थानीय शासक। रेगुलेशन कानून। दर्जा स्थान मालगुजारी कर या टैक्स। वृत्तांत हाल या स्थिति। दुर्गम जहाँ जाना कठिन हो। फौजदारी मारपीट लड़ाई। अधीन गुलामी। वीरान मीन्स होता है सोनी जगह जहाँ लोग न रहते हो। अचरज हैरानी या आश्चर्य। विपत्ति कठिनाई। वृत्ति जीविका। ममत्व माँ होने का भाव ममता। निर्वाण वैराग्य। भव्य मतलब विशाल या बड़ा। अट्टाहस ठाका मारकर हंसना। व्यथा पीड़ा दुख। तलवा तालाब। गजेटियर राजपत्र। बाह्य बाहरी। मानमर्दन कुचलना। किलोल खेड़ा या क्रीड़ा। अल्पकालिक थोड़े समय के लिए। सूल मीन्स कांटा। बरखा बहार वर्षा की बहार। ठाट मीन्स मौज। कमीजन विलासी लोग। ललित्य सौंदर्य। संवेदन अनुभव। कलपति चित्कार करना। वंध्या अनुपजाऊ बाज बेकार। स्रोत साधन। पावस वर्षा ऋतु का महीना। संयोग मौका और पहर समय। अंश मीन्स हिस्सा। चलिए देखते हैं कुछ पैराग्राफ उनके प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील है। लाहौल स्पीति का यह योग भी आकस्मिक ही है। इसमें बहुत योगायोग नहीं है। ऊंचे दर्रों और कठिन रास्तों के कारण इतिहास में भी कम रहा है। अलंघ्य भूगोल यहाँ इतिहास का एक बड़ा कारक है। अब जबकि संचार में कुछ सुधार हुआ है तब भी लाहौल स्पीति का योग प्रातः वायरलेस सेट के जरिए है जो केलंग और कजा के बीच कड़कता रहता है। फिर भी केलंग के बादशाह को भय लगा रहता है कि कहीं राजा का सूबेदार उसकी अवज्ञा तो नहीं कर रहा है, कहीं बगावत तो नहीं करने वाला है। लेकिन सिवाय वायरलेस सेट पर संदेश भेजने के वह कर भी क्या सकता है। बसंत में भी 170 मील जाना आना कठिन है। शीत में प्रायः असंभव है। प्रश्नों पर नजर डालते हैं बच्चों। नंबर 1, इस निबंध तथा इसके लेखक का नाम बताइए। दूसरा है स्पीति में इतिहास क्यों कम रहा है। नंबर 3, स्पीति की भौगोलिक स्थिति पर प्रकाश डालिए। नंबर 4 है केलंग के बादशाह की समस्या क्या है और क्यों है। नंबर 5 है लाहौल स्पीति में आवागमन की क्या कठिनाई है। तो चलते हैं उत्तर नंबर 1 का निबंध स्पीति में बारिश और लेखक हैं कृष्णार्थी। नंबर 2 का आंसर है स्पीति में रहने लायक
स्थितियां नहीं है, इसलिए यहाँ की जनसंख्या भी कम है, न ही प्रगति के अवसर हैं। इस कारण मानव जीवन की गतिविधियां भी कम है, जिनके आधार पर इतिहास बनता है। इतिहास के नाम पर यहाँ की भौगोलिक कठिनाइयां ही प्रमुख है। नंबर 3 का उत्तर है, स्पीति का नाम लाहुल के साथ जोड़ा जाता है। यह हिमाचल प्रदेश की एक तहसील है। इसमें ऊंचे ऊंचे दर्रे और कठिन रास्ते हैं। यहाँ के पहाड़ अलग है। यहाँ तक कि आधुनिक युग में भी यहाँ दूर संचार के साधनों का अभाव है। यहाँ सर्दियों में नदी नाले तक जम जाते हैं। बसंत थोड़े समय के लिए आता है, उसमें भी आवागमन कठिन होता है। नंबर 4 का उत्तर है, केलंग के बादशाह की समस्या है संचार और आवागमन के साधनों का अभाव। उसके अंतर्गत काज प्रदेश भी है। यह स्थान केलंग से दूर है। सड़कें हैं नहीं, पैदल आना जाना बहुत कठिन है। बसंत के दिनों में पैदल आया जाया जा सकता है, परंतु 170 मील की दूरी इतने समय में तय नहीं हो पाती है। सर्दियों में सब जगह बर्फ जम जाती है। संचार के लिए उनके पास बस एक वायरलेस सेट है। इसी के सहारे उनकी आपसी बातचीत हो सकती है। इसलिए केलंग के बादशाह को डर लगा रहता है कि कहीं कजा का सूबेदार उस सूबे पर कब्जा न कर ले। नंबर 5 का उत्तर है, लाहौल स्पीति का क्षेत्र अत्यंत बीहड़, दुर्गम और पहाड़ी है। यहाँ ऊंचे ऊंचे दर्रे तथा कठिन रास्ते हैं। एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक जाना कठिन है। न ही यहाँ अधिक आबादी है, न विकास है, न सड़कें हैं, न टेलीफोन है और न बिजली है। अतः एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश पहुंचाना बहुत कठिन हो जाता है। 8 महीने बर्फ जमी रहती है, अतः पैदल यात्रा भी कठिन हो जाती है। नंबर 2, अचरज यह नहीं कि इतने कम लोग क्यों हैं, अचरज यह है कि इतने लोग भी कैसे बसे हुए हैं। मैंने जब भी स्पीति की विपत्ति बताई है तो लोगों ने यही पूछा है कि आखिर तब लोग वहां रहते क्यों हैं। 8-9 महीने शेष दुनिया से कटे हुए हैं, ठंड में ठिठुर रहे हैं, सिर्फ एक फसल उगाते हैं, लकड़ी भी नहीं है कि घर गर्म रखें, वृत्ति नहीं है, फिर क्यों रहते हैं? क्या इसमें धर्म की रक्षा के लिए रहते हैं, अपनी जन्मभूमि के ममत्व के कारण रहते हैं, या इनकी मजबूरी है कि ये रहते हैं और कहीं और आ जा नहीं सकते, कहाँ जाएं, या फिर और बातों के साथ साथ यह सब कारण है, मैं नहीं जानता। मैं तो इतना ही देख रहा हूं कि यहाँ रह रहे हैं इसलिए रह रहे हैं, कोई और तर्क नहीं है। तर्क से हम किसी चीज को भले सिद्ध कर सकें, स्पीति में रहने को सिद्ध नहीं कर सकते, लेकिन तर्क का इतना मोह क्यों? ज्यादा करके संसार और निर्वाण अतर्क्य तर्क से परे है, अतर्क्य और तर्क से परे है। इसके प्रश्न को देख लेते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 1 है, लेखक को स्पीति में लोगों के रहने पर आश्चर्य क्यों होता है। दूसरा प्रश्न है, स्पीति में कौन कौन सी कठिनाइयां हैं। और नंबर तीसरा है, संसार और निर्वाण तर्क से परे क्यों है। चलो उत्तर देखते हैं। पहले का उत्तर, लेखक को स्पीति में सुविधाओं के अभाव के उपरांत भी लोगों के वहां रहने पर आश्चर्य होता है। वह कहता है कि आश्चर्य यह नहीं कि इतने कम लोग क्यों हैं, बल्कि आश्चर्य इस बात से है कि इतने लोग भी बसे क्यों हैं, क्यों बसे हुए हैं, जब ये 8-9 महीने शेष दुनिया से एकदम कटे रहते हैं। लकड़ी भी नहीं है, रोजगार भी नहीं है, संचार के साधन भी नहीं है, फसल भी ज्यादा नहीं होती, फिर भी लोग यहाँ रहते हैं। नंबर 2, स्पीति में कई कठिन परिस्थितियां हैं, जैसे नंबर 1 भयंकर ठंड, नंबर 2 है 8-9 महीने बर्फ जमे रहने के कारण शेष संसार से पूरी तरह कटे रहना, नंबर 3 संचार के साधनों का अभाव, नंबर 4 है केवल वायरलेस की सुविधा का होना, नंबर 5 है घर को गर्म रखने के लिए लकड़ी का ना होना, नंबर 6 रोजगार का ना होना, नंबर 7 वर्ष में एक ही फसल का होना आदि। नंबर 3 का उत्तर है, लेखक का मानना है कि संसार और निर्वाण अतर्क है। तर्क से हम किसी चीज को भले ही सिद्ध कर सकते हैं, किंतु प्राणी की उत्पत्ति, संसार का चक्र, जन्म मृत्यु आदि को तर्क के आधार पर सिद्ध नहीं कर सकते। चलिए अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नंबर 3 पैराग्राफ,
मध्य हिमालय की जो श्रेणियां स्पीति को घेरे हुए हैं, उनमें से जो उत्तर में है उसे बारालाचा श्रेणियों का विस्तार समझें और बारालाचा दर्रे की ऊंचाई का अनुमान 16,221 फीट से लगाकर 16,500 फीट तक लगाया गया है। इस पर्वत श्रेणी में दो चोटियों की ऊंचाई 21,000 फीट से अधिक है। दक्षिण में जो श्रेणी है वह माने श्रेणी है, यानी माने श्रेणी कहलाती है। इसका क्या अर्थ है? कहीं यह बौद्ध के माने मंत्र के नाम पर तो नहीं है। ओम मणि पद में हूँ इनका बीज मंत्र है। इसका बड़ा महात्मा है। इसे संक्षेप में माने कहते हैं। कहीं इस श्रेणी का नाम इस माने के नाम से तो नहीं है, अगर नहीं है तो कह लें जैसा है। यहाँ इन पहाड़ियों में माने का इतना जाप हुआ है कि यह नाम उन श्रेणियों को दे डालना ही सहज है। प्रश्न देखते हैं। नंबर 1, स्पीति को किन पर्वत श्रेणियों ने घेर रखा है? उनकी ऊंचाई कितनी है? दूसरा प्रश्न है, दक्षिण की श्रेणियों के नामकरण का क्या आधार है? नंबर 3 है, स्पीति में किस धर्म का प्रभाव है? सप्रमाण उत्तर दीजिए। तो उत्तर चलते हैं बच्चों, पहले का उत्तर लेते हैं। स्पीति मध्य हिमालय पर बसा हुआ और उसके उत्तर की ओर बारालाचा श्रेणियां हैं। इनकी ऊंचाई 16,221 फीट से लेकर 16,500 फीट है। इस पर्वत श्रेणी की दो चोटियों की ऊंचाई 21,000 फीट से अधिक है। दक्षिण में माने श्रेणी है। नंबर 2 का उत्तर, दक्षिण की श्रेणियों का नाम माने है। बौद्धों में भी माने एक बीज मंत्र है। ओम मणि पद में हूँ, इसकी बड़ी मान्यता है। इसे माने कहते हैं। लेखक का मानना है कि शायद माने मंत्र की अत्यधिक जाप के कारण इसे माने श्रेणी कहने लगे हों। नंबर 3 का उत्तर, स्पीति में बौद्ध धर्म का प्रभाव है। यहाँ की पर्वत श्रेणियों को माने श्रेणी कहा जाता है। शायद इसका नाम माने के नाम पर ही हुआ हो। यदि ऐसा नहीं है तो भी यहाँ माने का जाप हुआ है, जिससे स्पष्ट होता है कि यहाँ बौद्ध धर्म का प्रभाव है। अगला पैराग्राफ नंबर 4 है। मैं ऊंचाई के माप के चक्कर में नहीं हूँ, न इनसे होड़ लगाने के पक्ष में हूँ। वह एक बार लोसर में जो कर लिया सो बस है। इन ऊंचाइयों से होड़ लगाना मृत्यु है। हाँ, कभी कभी उसका मान मर्दन करना मर्द और औरत की शान है। मैं सोचता हूँ कि देश और दुनिया के मैदानों से और पहाड़ों से युवक युवतियां आएं और पहले तो स्वयं आकर अहंकार को गलाएं, फिर इन चोटियों के अहंकार को चूर करें। उस आनंद का अनुभव करें जो साहस और कुवत से यौवन से में ही प्राप्त होता है। अहंकार का ही मामला नहीं। ये माने की चोटियां बूढ़ी लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं। युवक युवतियां किलोल करें तो यह भी हर्षित हो। अभी तो इन पर स्पीति का अर्धनाद जमा हुआ है। वह इस युवा अट्टहास की गर्मी से कुछ तो पिघले। यह एक युवा निमंत्रण है। तो प्रश्न है नंबर 1, लेखक क्या नहीं चाहता था, क्यों? नंबर 2 है, लेखक किन्हें यहाँ बुलाना चाहता है, क्यों? और नंबर 3 है, लेखक के अनुसार माने की चोटियां उदास क्यों हैं? तो चलते हैं इसके उत्तर की ओर। तो ये उत्तर है। पहले का उत्तर देखिए, लेखक यह नहीं चाहता कि ऊंचाइयों के माप के चक्कर में पड़ा जाए। वह उनसे होड़ लगाने के पक्ष में भी नहीं है। इसका कारण है कि ऊंचाइयों से होड़ लगाना मृत्यु का कारण बन सकता है। नंबर 2 का उत्तर है, लेखक दुनिया के मैदानों व पहाड़ों से युवक युवतियों को बुलाना चाहता है ताकि वे यहाँ आकर पहले अपने अहंकार को गलाएं तथा फिर चोटियों का मान मर्दन करें। इससे उन्हें आनंद की अनुभूति होगी। नंबर 3, लेखक के अनुसार माने की चोटियां बूढ़े लामाओं के जाप से उदास है। दूसरे, यहाँ के भूगोल के कारण बर्फ का अर्तनाद छाया रहता है, अतः ये चोटियां उदास हैं। चलिए नंबर 5वां पैराग्राफ देखते हैं। स्पीति नदी के साथ साथ मेरा थोड़ा परिचय स्पीति के पहाड़ों का भी है। स्पीति के पहाड़ लाहौल से ज्यादा ऊंचे, नंगे और भव्य हैं। इनके सिरों पर स्पीति के नर नारियों का अंतर्नाद जमा हुआ है। शिव का अट्टहास नहीं, हिम का अंतर्नाद है, ठिठुरन गलन है, व्यथा है। इस व्यथा की कथा इन पहाड़ों की ऊंचाइयों के आंकड़ों से नहीं की जा सकती। फिर भी जो सुंदरता को इंच में मापने के अभ्यासी हैं
वे भला पहाड़ को कैसे बख्श सकते हैं। वे यह जान लें कि स्पीति मध्य हिमालय की घाटी है जिसे वे हिमालय जानते हैं। स्केटिंग, सौंदर्य प्रतियोगिता, आइसक्रीम और छोले भटूरे का कुल्लू मनाली, शिमला, मंसूरी, नैनीताल, श्रीनगर सब हिमालय नहीं है, हिमालय का तलुआ है। प्रश्न नंबर 1 पे चलते हैं। स्पीति के पहाड़ों तथा अन्य पहाड़ों में क्या अंतर है। दूसरा है, यहाँ शिव का टास नहीं हिम का अंतर्नाद है, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। नंबर 3 है, हिमालय का तलुआ कहने से लेखक का क्या आशय है। चलिए बच्चों उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले का उत्तर है, स्पीति चारों ओर से पहाड़ों से घिरा है, इसकी ऊंचाई 16 से 22,000 फीट तक है। इन पहाड़ों पर पेड़ नहीं है तथा इन पर चढ़ना भी बहुत कठिन है। जबकि कुल्लू मनाली, शिमला, मंसूरी, श्रीनगर आदि स्थानों के पहाड़ हरे भरे हैं, यहाँ आना जाना सुविधाजनक है, इसलिए वहां सैलानी घूमने जाते हैं। नंबर 2 का उत्तर है, स्पीति में भगवान शिव का मुक्त अट्टहास नहीं है, अर्थात यहाँ न चहल पहल है, न जनजीवन का शोर, न उमंग, न हलचल। यहाँ बस मौन बर्फ का साम्राज्य है। बर्फ के कारण यहाँ जनजीवन उदास और दुखद है। नंबर 3, लेखक ने स्पीति को हिमालय का तलुआ कहा है, इसका अर्थ है कि स्पीति मध्य हिमालय की घाटी है। यह कुल्लू मनाली, शिमला, मंसूरी, श्रीनगर की तरह हिमालय का क्षेत्र नहीं है, यह हिमालय की तलहटी में स्थित है। यह एक घाटी है, इसके चारों ओर बारालाचा और माने की पर्वत श्रेणियां हैं जो 16 से 22,000 फीट ऊंची है। अगला पैराग्राफ छठा है यह पावस यहाँ नहीं पहुंचता। कालिदास की वर्षा की शोभा विंध्याचल में है, हिमाचल की इन मध्य की घाटियों में नहीं। मैं नहीं जानता कि इनका लालित्य लाहौल स्पीति के नर नारी समझ भी पाएंगे या नहीं। वर्षा उनके संवेदन का अंग नहीं है। यह जानते हैं, वह यह जानते ही नहीं कि बरसात में नदियां बहती है, बादल बरसते हैं, मस्त हाथी चिंगाड़ते हैं, जंगल हरे भरे हो जाते हैं, अपने प्यारों से बिछड़ी हुई स्त्रियां रोती कलापती हैं, मोर नाचते हैं और बंदर चुपचाप मारकर गुफाओं में छिपते हैं। अगर कालिदास यहाँ आकर कहें कि अपने बहुत से सुंदर गुणों में सुहानी लगने वाली स्त्रियों का जी खिजाने वाली पेड़ों की टहनियों और बेलों की सच्ची सखी तथा सभी जीवों का प्राण बनी हुई वर्षा ऋतु अपने मन की सब साधे पूरी करे, तो शायद स्पीति के नर नारी यही पूछेंगे कि यह देवता कौन है और कहाँ रहता है, यहाँ क्यों नहीं आता। स्पीति में कभी कभी बारिश होती है। वर्षा ऋतु यहाँ मन की साध पूरी नहीं करती। धरती सूखी, ठंडी और बंदे रहती है। चलिए इसके प्रश्नों पे चलते हैं। नंबर 1, स्पीति में पावस क्यों नहीं आता। नंबर 2, कालिदास ने वर्षा ऋतु का किस प्रकार गुणगान किया है। नंबर 3, लेखक ने किस देवता का वर्णन किया है। तो चलिए बच्चों उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 1, स्पीति हिमालय की मध्य घाटियों में स्थित है। यहाँ बारिश नहीं होती क्योंकि यहाँ बादल नहीं पहुंच पाते हैं। कालिदास ने जिस वर्षा की शोभा का वर्णन किया है उसे विंध्याचल में ही देखा जा सकता है, स्पीति घाटी में नहीं। लाहौल स्पीति के लोग वर्षा की सुंदरता का पूरी तरह से अनुभव नहीं कर पाते। वर्षा उनकी संवेदना का अंग नहीं है। नंबर 2 का उत्तर है, कालिदास ने वर्षा में नदियों के बहने, बादलों के बरसने, मस्त हाथी के चिंगाड़े, जंगलों की हरियाली के मुस्काने, मोरों के नाचने और बंदरों का चुप मारकर गुफाओं में छिप जाने आदि के रूप में वर्षा ऋतु का अत्यंत मनमोहक वर्णन किया है। चलिए अगले का उत्तर है नंबर 3 का, यदि कालिदास यहाँ आकर कहेंगे कि अपने बहुत से सुंदर गुणों से सुहाने लगने वाली स्त्रियों का जी बहलाने वाली पेड़ की टहनियों और बेलों की सच्ची सखी तथा सभी जीवों का प्राण बनी वर्षा ऋतु आपके मन की सभी मनोकामना पूरी करे, तो स्पीति के लोग यही पूछेंगे कि यह देवता कौन है, कहाँ रहता है, यहाँ क्यों नहीं आता, क्योंकि उन्हें वर्षा ऋतु एक देवता की तरह लगती है। अब आते हैं प्रश्न उत्तरों की तरफ बच्चों, देखते हैं प्रश्न उत्तरों में क्या कुछ लिखा हुआ है। इतिहास में स्पीति का वर्णन
क्यों नहीं मिलता है, यानी नहीं मिलता है क्यों, इसका कारण देना है। तो उत्तर है बच्चों, स्पीति की भौगोलिक स्थिति विचित्र है। यहाँ आवागमन के साधन नहीं है। यह पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। साल में 8-9 महीने बर्फ रहती है तथा यह क्षेत्र शेष संसार से कटा रहता है। इन दुर्गम रास्तों को लांघने का साहस किसी राजा या शासक में नहीं किया। यहाँ की आबादी बेहद कम है तथा जनसंचार के साधन का अभाव है। मानवीय गतिविधियों के कारण यहाँ का इतिहास नहीं बना। इसका जिक्र सिर्फ राज्यों के साथ जुड़े रहने पर ही आता है। यह क्षेत्र प्रायः स्वायत्त ही रहता है। प्रश्न नंबर 2 है, स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए किन कठिनाइयों का सामना करते हैं? तो उत्तर है, स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हैं। जैसे नंबर 1, संचार व आवागमन के उचित साधनों के अभाव में अन्य जगहों से कटे हुए हैं। नंबर 2, यहाँ मानसून नहीं पहुँच पाता, इसलिए पर्याप्त वर्षा नहीं हो पाती, जिससे वहाँ न तो हरियाली है और न ही पेड़ हैं। नंबर 3, फसल भी बहुत सीमित होती है, वर्ष में एक बार, और वह भी केवल जौ, मटर, गेहूं और सरसों की। नंबर 4, घर को गर्म रखने के लिए लकड़ी तक नहीं मिलती। नंबर 5, वहाँ सर्दी इतनी अधिक होती है कि मनुष्य का जीवन जीना अत्यंत कठिन हो जाता है। नंबर 6, वहाँ की चोटियाँ जो हैं 14,000 से 21,000 फीट तक ऊंची और दुर्गम हैं। नंबर 7, स्पीति में अधिकांश समय बर्फ जमी होने के कारण लोगों को घर में ही दुबक कर रहना पड़ता है। अगले प्रश्न में देखते हैं, लेखक माने श्रेणी का बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर करने के पक्ष में क्यों है? तो उत्तर है बच्चों, स्पीति में बौद्ध धर्म का प्रभाव बहुत अधिक दिखाई पड़ता है। इस स्थान पर इस मंत्र का जाप बहुत अधिक हुआ है। यह मंत्र है ओम मणि पद्मे भूम। इसलिए लेखक इस बात के पक्ष में है कि माने श्रेणी का नाम माने मंत्रों नाम से ही होना चाहिए। प्रश्न है, ये माने की चोटियां बूढ़े मालाओं के जप से उदास हो गई हैं। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने युवा वर्ग से क्या आग्रह किया है? तो उत्तर है, लेखक ने बताया है कि माने पर्वत श्रेणियां बूढ़े मलामाओं के जाप से उदास हो गई हैं, क्योंकि उनके जाप से यहाँ का वातावरण बोझिल व नीरस हो गया है। लेखक पहाड़ों व मैदानों में से युवक युवतियों को बुलाना चाहता है ताकि वे यहाँ आकर क्रीड़ा कौतुक करें, प्रेम के खेल खेलें, जिससे यहाँ के वातावरण में ताजगी व उत्साह का संचार हो। चोटियों पर चढ़ने से जीवन अंगड़ाई लेने लगेगा। युवाओं के अट्टहास से चोटियों पर जमा अंतर्नाद पिघलेगा। प्रश्न अगला है 5, वर्षा यहाँ एक घटना है, एक सुखद संयोग है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? तो उत्तर है, लेखक बताता है कि स्पीति में वर्षा बहुत कम होती है। इस कारण वर्षा ऋतु मन की साध पूरी नहीं करती। वर्षा के बिना यहाँ की धरती सूखी, ठंडी व बंजर होती है। जब कभी यहाँ वर्षा हो जाती है तो लोग अपने आप इसे अपना सुखद सौभाग्य मानते हैं। वर्षा के दिन को वे सुख का संकेत मानते हैं। लेखक के आने के बाद यहाँ वर्षा हुई। लोगों ने उसे बताया कि वर्षा होने के कारण आपकी यात्रा सुखद होगी। प्रश्न 6 है, स्पीति अन्य पर्वत स्थलों से किस प्रकार भिन्न है? तो उत्तर है, स्पीति की पहाड़ियां कश्मीर, शिमला, कुल्लू मनाली जैसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों से भिन्न है। यहाँ भिन्नता अनेक प्रकार की है। जैसे नंबर 1, स्पीति के पहाड़ों की ऊंचाई अन्य पर्वतों की अपेक्षा बहुत ज्यादा और दुर्गम है। इसकी ऊंचाई 13,000 से 21,000 फीट तक है। नंबर 2, यहाँ के पर्वत शुष्क हैं। यहाँ न तो वर्षा होती है, न हरियाली है, न पेड़ है। यहाँ बर्फ जमी रहती है। अन्य पर्वतीय प्रदेश हरे भरे वृक्षों से आच्छादित हैं। यहाँ वर्षा भी खूब होती है। नंबर 3, स्पीति में फसलें बहुत कम होती हैं। वर्ष में एक बार फसल होती है। फसलों के नाम पर गेहूं, बाजरा, मटर, सरसों होती है। फल नहीं होते। अन्य पहाड़ों पर केवल फसलें, सब्जियां तथा फल उगते हैं। नंबर 4 की बात करते हैं। स्पीति में प्रति वर्ग किलोमीटर केवल 4 व्यक्ति ही पाए जाते हैं।
पर्यटकों का बहुत अधिक आवागमन नहीं होता है, जबकि अन्य पर्वतीय स्थलों पर जनसंख्या का घनत्व यहाँ से बहुत ज्यादा है। वर्ष भर पर्यटकों के आवागमन से वहाँ चहल पहल बनी रहती है। नंबर 5, यहाँ केवल 2 ऋतुएं होती हैं, शीत और वसंत। वसंत 3 या 4 मास के लिए आता है, वह भी फूलों एवं हरियाली से युक्त नहीं होता, बल्कि सूना होता है। दूसरी ओर अन्य पर्वतों पर ऋतुओं का सौंदर्य देखते ही बनता है। नंबर 6, स्पीति में परिवहन और संचार के साधन नहीं है। आधुनिक तकनीकी प्रगति के बावजूद यहाँ बिजली, सड़क और टेलीफोन जैसी सुविधाएं नहीं हैं, जबकि अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। प्रश्न अगला है, स्पीति में बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया गया है, आप अपने यहाँ होने वाली बारिश का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है, हमारे यहाँ वर्षा का मौसम बहुत सुहावना होता है। गर्मियों की वर्षा का तो कहना ही क्या, जब धरती लू बरसा रही होती है तो वर्षा की रिमझिम बूंदें स्वर्ग का सुख प्रदान करती हैं। मैदानी इलाकों में सबसे सुहावनी ऋतु वर्षा ऋतु ही होती है। चारों तरफ पानी ही पानी बरसता है, सड़कों गलियों में पानी भर जाता है। मूसलाधार वर्षा में नहाते बच्चे खूब आनंद विनोद करते हैं। वर्षा ऋतु में चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। प्रश्न अगला है, स्पीति के लोगों और मैदानी भागों में रहने वाले लोगों के जीवन की तुलना कीजिए। किनका जीवन आपको ज्यादा अच्छा लगता है और क्यों? तो उत्तर है बच्चों, स्पीति के लोगों का जीवन मैदानी भागों के निवासियों की तुलना में बेहद कष्टदायक है। मैदानी क्षेत्रों में जलवायु कठोर नहीं है। यहाँ 6 ऋतुएं होती हैं। स्पीति में सर्दी व बसंत 2 ही ऋतुएं होती हैं। सर्दी में सब कुछ जम जाता है, वर्षा नहीं होती। मैदानों में रोजगार, कृषि, खाद्य सामग्री व संचार के साधनों की कमी नहीं है। व्यक्ति के पास सुख के साधनों की कमी नहीं है, जबकि स्पीति में ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ जीवन निर्वाह भी कठिनता से होता है। अतः मैदानी भागों में रहने वाले का जीवन ज्यादा सुखी व अच्छा है। यहाँ जीवन की गति नियमित रूप से चलती है। प्रश्न नंबर 3 है, स्पीति में बारिश एक यात्रा वृत्तांत है। इसमें यात्रा के दौरान किए गए अनुभवों, यात्रा स्थल से जुड़ी विभिन्न जानकारियों का बारीकी से वर्णन किया गया है। आप भी अपनी किसी यात्रा का वर्णन लगभग 200 शब्दों में कीजिए। इसको तो विद्यार्थी स्वयं ही करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कोई भी यात्रा का अपना वर्णन कर सकते हैं। अगला चलते हैं। लेखक ने स्पीति की यात्रा लगभग 20 वर्ष पहले की थी। इन 30 वर्षों में क्या स्पीति 30 वर्ष पहले की थी। इन 30 वर्षों में क्या स्पीति में कुछ परिवर्तन आया? जाने, सोचें और लिखें। उत्तर है ये, लेखक ने स्पीति की यात्रा लगभग 30 वर्ष पहले की थी, परंतु आज वहां कुछ परिवर्तन आया है। अब वहां संचार, यातायात व रोजगार के साधन कुछ विकसित हुए हैं, परंतु प्राकृतिक दशाएं वैसी ही हैं, अतः अधिक परिवर्तन की वहां गुंजाइश नहीं है। प्रश्न है, पाठ में दिए गए अनुच्छेदों में क्योंकि और बल्कि, जैसे ही, वैसे ही, मानो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए उसे दोबारा लिखिए। तो लैंप की लौ तेज की, खिड़की का एक पल्ला खोला तो तेज हवा का झोंका मुंह और हाथ को जैसे छीलने लगा। मैंने पल्ला बिड़ा दिया, उसकी आड़ में देखने लगा, देखा कि बारिश हो रही थी। मैं उसे देख नहीं रहा था, सुन रहा था। अंधेरा, ठंड और हवा का झोंका आ रहा था, जैसे बर्फ का अंश लिए तुषार जैसी बूंदें पड़ रही थी। उत्तर है ये, लैंप की लौ तेज की, जैसे ही खिड़की का एक पल्ला खोला वैसे ही तेज हवा का झोंका मुंह और हाथ को छीलने लगा। यहाँ पर जैसे ही आया, देखो बच्चे, यहाँ पे जैसे ही छीलने लगा। यहाँ मैंने पलड़ा भिड़ा दिया और आगे यहाँ पे उसकी आड़ में देखने लगा। मैं उसे नहीं देख पा रहा था, बल्कि यहाँ पे आ गया, देखो बल्कि आया, सुन रहा था। अंधेरा, ठंड और यहाँ पर आया हवा का झोंका, ऐसे आ गया, यहाँ पे ऐसे आ रहा था, मानो यहाँ पे आया, देखो बर्फ का अंश लिए जैसे तूफानी बूंदे पड़ रही थी। इस तरह से वो सब चीजें जो बताई है ऊपर प्रश्न में, वो यहाँ पे दिख रही है। चलिए आगे चलते हैं। नंबर है ये, स्पीति किस किस राज्य के अधीन रहा है? तो उत्तर है बच्चों, स्पीति कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के अधीन थी। 1846 में स्पीति ब्रिटिश शासन में आ गया। एक साल बाद 1847 में स्पीति को कांगड़ा जिला में शामिल किया गया। आज़ादी मिलने के बाद 1960 में यह पंजाब का एक अलग लाहौल स्पीति नामक जिला बना।
उसके 6 वर्ष बाद हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ, तब इसे हिमाचल प्रदेश में सम्मिलित कर लिया गया। प्रश्न अगला है, आधुनिक युग में भी स्पीति के बादशाह वायरलेस सेट का उपयोग क्यों करते हैं? उत्तर है, स्पीति के पहाड़ अत्यंत दुर्गम है, यहाँ 8-9 महीने बर्फ जमी रहती है, यहाँ की आबादी भी बहुत कम है, रहने की स्थितियां बहुत कठिन है, इसलिए संचार और परिवहन के साधनों का एकदम अभाव है, टेलीफोन या बिजली की तारें नहीं है, अतः केवल वायरलेस सेट से ही बादशाह और सूबेदारों की बातें हो पाती हैं। प्रश्न है, केलंग का बादशाह राजा के सूबेदार से क्यों डरता है? तो उत्तर है, केलंग और काजा स्पीति के क्षेत्र हैं। केलंग के बादशाह के पास काजा के सूबेदार की स्थिति पर निगरानी रखने के लिए न तो संचार के साधन है, न परिवहन है, वहां न सड़कें हैं, न बिजली है, न टेलीफोन, केवल वायरलेस सेट से ही बात हो पाती है। केलंग और काजा के बीच 170 मील की दुर्गम दूरी है, उसे पार करने में महीनों लग जाते हैं, अतः केलंग के बादशाह को डर बना रहता है कहीं काजा का सूबेदार विद्रोह न कर दे। प्रश्न है, स्पीति में कौन कौन सी फसलें होती हैं और अधिक फसलें कैसे उगाई जा सकती हैं? तो उत्तर है, स्पीति में गेहूं, बाजरा, मटर, सरसों की खेती होती है। यहाँ की मुख्य समस्या है जल स्रोत का न होना। यहाँ वर्षा का जल तो नहीं होता, परंतु यदि किसी अन्य साधन से जल पहुंचाया जा सके तो और अधिक फसल उगाई जा सकती है। प्रश्न है, स्पीति का भूगोल इतना प्रभावशाली है कि इतिहास अनजान रह गया, यह कथन पक्ष के तर्क में दीजिए। क्या है उत्तर? स्पीति का भूगोल अलंघ्य है, दुर्गम ऊंचे ऊंचे पहाड़ एवं कठिन रास्तों ने स्पीति को ऐसे दुर्ग में कैद कर दिया है जो कोई भी राजा, सम्राट या लुटेरा वहां तक नहीं पहुंच पाया। परिणाम स्वरूप स्पीति का नाम इतिहास में कहीं भी दर्ज नहीं हो सका। प्राचीन काल में से ही स्पीति भारतीय साम्राज्यों का अनाम अंग रही है। साम्राज्य टूटे हों वह स्वतंत्र रही, फिर मध्य युग में प्राय लद्दाख मंडल, कश्मीर मंडल, कभी बुलंद मंडल और कभी ब्रिटिश भारत के अधीन रही, तब भी स्पीति प्राय स्वायत्त ही रही। इसका स्वायत्तता भूगोल से सिरजी है, भूगोल इसका रक्षक और संहारक दोनों है। प्रश्न अगला आता है, स्पीति के जनजीवन में प्रसन्नता लाने के क्या उपाय हो सकते हैं? उत्तर है, स्पीति अत्यंत दुर्गम क्षेत्र है, वहां पर्यटक भी नहीं आते, यहाँ के निवासी भी बूढ़े लामा है। यदि यहाँ जोखिम भरे खेलों को बढ़ावा दिया जाए, साहसी नवयुवकों को आमंत्रण किया जाए, वे खेल कूद और क्रीड़ा कौतूहल करें तो यहाँ के जनजीवन में प्रसन्नता का संचार हो सकता है। अगला प्रश्न है, स्पीति के लोग किसी आक्रमणकारी से अपनी सुरक्षा कैसे करते हैं? तो उत्तर है, यह स्पीति के लोग किसी आक्रमणकारी से अपनी सुरक्षा करने के लिए अप्रतिकार का तरीका अपनाते हैं। वे उनसे लड़ने के लिए इकट्ठे नहीं होते, बल्कि वे चांगमा का तना पकड़कर या एक दूसरे को पकड़कर आंखें मीचकर बैठ जाते हैं। जब आक्रमणकारी या संकट गुजर जाता है तब वे उठकर वापस आ जाते हैं। प्रश्न 8 है, स्पीतियों के निवासियों के कष्टकर जीवन का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो उत्तर है, स्पीति के निवासियों का जीवन कष्टों से युक्त है। यह बर्फीला स्थान है, लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ता है। लकड़ियों का अभाव होने के कारण वे शरीर को गर्म भी नहीं कर सकते हैं। फल फूलों का अभाव है, हरियाली नहीं है, वर्षा नहीं होती, सड़कें, बिजली, टेलीफोन आदि जीवनोपयोगी चीजों का अभाव होने से लोगों का जीवन कष्टमय हो गया है। वातावरण में निरस्ता ही निरस्ता है, ऐसे में वहां के निवासियों के लिए जीवन जीना बहुत कठिन हो गया है। ये अगला प्रश्न 9 है, स्पीति के लोग किसी आक्रमणकारी से अपनी सुरक्षा कैसे करते हैं? हालांकि पीछे मैंने बता दिया, फिर भी उत्तर देखिए। स्पीति के लोग किसी आक्रमणकारी से अपनी सुरक्षा करने के लिए अप्रतिकार का तरीका अपनाते हैं। वे उनसे लड़ने के लिए इकट्ठे नहीं होते, बल्कि वे चंगमा का तान पकड़कर या एक दूसरे को पकड़कर आंख मीचकर बैठ जाते हैं। जब आक्रमणकारी या संकट गुजर जाता है तब वे उठकर वापस आ जाते हैं। इसी के साथ बच्चों ये लेसन समाप्त हो रहा है। आशा है आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। नीचे ये लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसे दबाकर जरूर सब्सक्राइब करेंगे, मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लिखना ना भूलें और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे
और इस बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। मेरे चैनल को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंक्स आप लोगों का। और इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ फिर से अगली वीडियो में नई उमंग के साथ।